हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं प्रमिता स्वागत करती हूँ आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो हम यूजीसी नेट के सिलेबस में हिंदी सब्जेक्ट इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वैचारिक पृष्ठभूमि का हमने 5 सेशन पहले कंप्लीट कर लिया था। तो आज इसका 6वां सेशन है, अर्थात 7वां सत्र है। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट से जरूर देखें, फिर ही आगे बढ़े, तो ही आपको चीजें लाइन से सीक्वेंस से समझ में आएगी, पूरी चीजें समझ में आएगी। अगर आपने सारे वीडियो देख लिए वैचारिक पृष्ठभूमि का, तो फिर कहीं से भी वैचारिक पृष्ठभूमि से प्रश्न आपसे पूछा जाए, आप जरूर उसे कर पाएंगे। डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊंगी, बस आपको ध्यान से देखना है, सुनना है और वीडियो को, और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उन्हें नोट डाउन करना, बाद में रिवीजन करना है, बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस सिलसिले में वैचारिक पृष्ठभूमि का जो हमने सेशन शुरू किया है, आज इसका 6वां सत्र है। आज हम महात्मा गांधी जी के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी जी का क्या योगदान रहा भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर उसके बाद के विकास तक, भारत में उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, उनके बारे में जानेंगे। उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, उनकी शिक्षा के बारे में जानेंगे। तो कुल मिलाकर आज हम महात्मा गांधी जी के विषय के बारे में पढ़ेंगे। आपको बस वीडियो को क्या करना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, और जो इम्पोर्टेंट लगे उसे नोट डाउन जरूर करना, उसे रिविजन करना है। तो महात्मा गांधी जी का सबसे पहले हम जीवन परिचय जान लेते हैं यहाँ पे, कि महात्मा गांधी भारतीय इतिहास के एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने देश हित के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। वह आजादी के आंदोलन के एक नेता थे। उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अंग्रेजी शासन के नाक में दम कर दिया था। महात्मा गांधी का राष्ट्रपति के राष्ट्रपिता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। उनकी सत्य और अहिंसा की विचारधारा से मार्टिन लूथर किंग, नेशनल मंडेला भी काफी प्रभावित थे। तो ये नाम आपको याद रखना कि कौन कौन प्रभावित है। मार्टिन लूथर किंग और नेशनल मंडेला भी प्रभावित थे। महात्मा गांधी ने अफ्रीका में भी लगातार 21 वर्ष तक अन्याय और नस्ली भेद के खिलाफ अहिंसक रूप से संघर्ष किया। तो यहाँ भी नोट डाउन करना है आपको कि उन्होंने अफ्रीका में लगातार 21 वर्ष तक अन्याय और नस्ली भेद के खिलाफ अहिंसक रूप से संघर्ष किया, जो अंग्रेजों को अफ्रीका में नहीं बल्कि भारत में भी महंगा पड़ा। तो आप में से ज्यादातर लोगों ने क्या, सभी ने महात्मा गांधी जी को पढ़ाई होगा, पिछले स्कूल में भी पढ़ा होगा और कॉलेज में भी पढ़ाई होगा महात्मा गांधी जी के विषय में। तो ये चीजें तो आपको बिल्कुल कंठस्थ होगी, बिल्कुल याद होगा। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपको बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि पेपर में बिल्कुल छोटी छोटी चीजें भी पूछी जाती हैं। तो हर एक चीज को दिमाग में रखना है, छोटी से छोटी चीज को भी छोड़ना नहीं है, उसे याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में 1869। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ी की एक छोटी सी रियासत के दीवान थे। महात्मा गांधी का विवाह महज 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा बाई गांधी के साथ हो गया था। विवाह के 2 साल बाद गांधी जी के पिता का निधन हो गया। तो इनकी जो पत्नी का नाम है ये भी आपको याद रखना है, कस्तूरबा गांधी। क्या होता है, पेपर के समय में छोटी छोटी चीजें कई बार दिमाग से निकल जाती है, इसलिए 2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। वैसे भी बचपन से हमने काफी बार इसे पढ़ा हुआ है। और इनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में हुआ था। तो शादी के 2 वर्ष बाद क्या हुआ था, इनके पिता का निधन हो गया था, और पिता के मृत्यु के ठीक 1 वर्ष बाद उनकी पहली संतान हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश उसके जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, हालांकि इन कठिन परिस्थितियों में भी गांधी जी ने हार नहीं मानी और 1887 में सन, जहां पे भी दिया है सन बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, 1887 में अहमदाबाद में हाई स्कूल की डिग्री प्राप्त की। इंपॉर्टेंट है, कहां से? अहमदाबाद से हाई स्कूल की डिग्री प्राप्त की।
तथा कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1888 में उन्होंने लंदन जाकर वकालत पढ़ाई करना निश्चय किया। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी कब लंदन गए थे, तो 1888 में गए थे, या फिर वो विदेश तो गए थे वकालत की पढ़ाई के लिए, कौन सी जगह पे गए थे, तो लंदन गए थे वकालत की पढ़ाई करने। ठीक, 1891 में वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी भारत वापस लौटे, लेकिन नौकरी के सिलसिले में उन्हें वापस दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। अर्थात उन्होंने जो वकालत की पढ़ाई की थी उसका प्रैक्टिस करना था उन्हें, इसके लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ा, दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। 23 साल की उम्र में वह दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे और एक हफ्ता बाद डरबन के प्रोटेरिया की यात्रा करते समय उन्हें धक्के मारकर पीट कर ट्रेन से फेंक दिया गया। उन्हें क्यों फेंक दिया गया ट्रेन से, ये भी आप लोगों को पता ही होगा, आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा। तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि 1891 में वो वकालत की पढ़ाई पूरा करके कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। और उम्र कितनी थी उनकी उस समय, 23 वर्ष की उम्र थी। और वो कहाँ से कहाँ के ट्रेन में जाना चाह रहे थे, डरबन से प्रोटेरिया की यात्रा करना चाह रहे थे। तो ये छोटी छोटी चीजें बस याद रखनी है। तो पीट कर ट्रेन से फेंक दिया गया, जबकि उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था। वह नस्लीय भेद का कारण था किसी भी भारतीय या अश्वेत का प्रथम श्रेणी में यात्रा करना प्रतिबंधित था। और यह प्रतिबंध किसने लगाया था, ब्रिटिश सरकार ने लगाया था। ठीक, कि अगर कोई अश्वेत है या फिर कोई भारतीय है तो उसके पास टिकट होने के बावजूद भी वह फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं कर सकता, यात्रा नहीं कर सकता। इस घटना ने गांधी जी को बुरी तरह आहत किया, जो अंग्रेजों की अफ्रीका में नहीं बल्कि भारत में भी महंगी पड़ी। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, जब गांधी जी आहत हुए तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या करना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ संगठन बनाना शुरू कर दिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। और अफ्रीका में ही नहीं, भारत में भी उन्होंने 21 वर्षों तक लगातार अफ्रीका में भी आंदोलन किया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, फिर भारत में भी उन्होंने आंदोलन किया। आगे हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का योगदान। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, सन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1915 में लौटे थे। अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। उनके गुरु का क्या नाम था, गोपाल कृष्ण गोखले। जब वो भारत आए विदेश से, काफी समय तक उन्होंने लंदन में पढ़ाई किया। इसके बाद वो काफी समय तक अफ्रीका में रहे। तो भारत तो उस समय गुलामी से जकड़ा हुआ था, गुलामी की स्थिति में था। लेकिन भारत की स्थिति क्या थी, भारत के लोगों की मानसिक स्थिति क्या थी और उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, देश के अंदर क्या भाव चल रहे थे, ये सारी बातें गांधी जी को पता नहीं थी, क्योंकि वो विदेश से लौटे थे 1915 में। तो सारी चीजें उन्होंने कहाँ से सीखा, उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी से। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही उन्हें समझाया और सिखाया कि भारत की अंदरूनी स्थिति किस प्रकार है, लोग किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे, किन परिस्थितियों से गुजर रहे। जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत पर किस प्रकार के कर्जे लगा रहे, कर लगा रहे और लोगों को किस प्रकार लूटा जा रहा है। तो सारी चीजें उन्होंने किससे सीखा, गोपाल कृष्ण गोखले जी से। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी का गुरु माना जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए गांधी जी। ठीक है, इस दौरान भारतीय गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। तो आप लोगों को पता है कि 1915 का समय था, अर्थात भारत क्या था, गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। किसी एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दे सके। गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें देश की नब्ज को समझने का सुझाव दिया। जब तक देश को नहीं समझेंगे, या गांधी जी या कोई भी व्यक्ति जब तक देश के प्रत्येक व्यक्ति की मनोभाव को नहीं समझेंगे, या फिर आप इस बात को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जब आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हो और वो टीचर कभी भी सफल नहीं हो सकता, कभी भी अच्छे से नहीं पढ़ा सकता जब तक वो क्लास के बच्चों के मनोभाव को नहीं समझेगा कि बच्चा क्या पढ़ना चाह रहा है, या फिर किस प्रकार से समझाने से वह समझ रहा है, बच्चे किस प्रकार की भाषा को
प्रयोग करने से समझ रहा है, धीरे पढ़ाने से समझ रहा है, उदाहरण के माध्यम से समझ रहा है, या फिर जल्दी पढ़ाने से समझ रहा है, तब तक वहां सफल नहीं हो सकता। उसी प्रकार अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी है, जैसे कि गांधी यहाँ पे आवाज उठा रहे थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, तो जब तक वो देश के अन्य लोगों को, जनता को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे तो अकेले वो नहीं लड़ सकते। और देश के लोगों को वो तभी जोड़ सकते हैं जब वहाँ क्या देश के लोगों के मनोदशा को समझे, देश के लोगों की स्थिति को समझे, जरूरत को समझे। तो इसीलिए क्या हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सुझाव दिया कि देश की नब्ज को समझने का सुझाव दिया। गांधी जी ने देश के हालात को समझने के लिए भारत भ्रमण की योजना बनाई, जो कि बहुत जरूरी था उस समय, और वह बहुत सफल भी रहा। जब वो भारत भ्रमण किए तो अलग अलग राज्य में, अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोगों की स्थिति को देखा, उन्होंने समझा, उनके दुख दर्द तकलीफ को जाना, और सबको उन्होंने क्या किया, अपने साथ जोड़ा, जिससे देश की नब्ज को जान सके और लोगों से जुड़ सके। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का भी नेतृत्व किया। अगर आपको ये सारे आंदोलन का सन जानना हो तो आप थोड़ा सा गूगल कर लेना और देख लेना, लिख लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। देश की स्वतंत्रता में गांधी जी ने योगदान को शब्दों में नहीं मापा जा सकता है। तो गांधी जी का जो योगदान रहा है देश की स्वतंत्रता में, उसे शब्दों में नहीं नापा जा सकता है। उन्होंने अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया। तो ये तो मोटी मोटी बातें हो गई, हमें पता चल गया है। तो आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। गांधीवादी दर्शन देखते हैं अब। गांधीवादी भारतीय राजनीति व्यवस्था पर असर डालने वाली सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है। यह बात आप सभी को पता है कि गांधीवादी विचारधारा उस समय भी बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत पॉपुलर था, लोग उनका अनुसरण कर रहे थे, उनके बताए मार्ग पर चल रहे थे। और आज भी गांधीवादी जो विचारधारा है, जो दर्शन है, आज भी लोग उसका क्या करते, प्रयोग करते हैं, गांधी जी के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं। तो महात्मा गांधी, विनोबा भावे तथा जयप्रकाश नारायण आदि के विचार इसमें शामिल किए जाते हैं। अर्थात यह जो तीन लोग हैं, इनके जो विचार है लगभग समान है। तो इन तीनों ने मिलकर ही क्या किया, इस विचार को जन्म दिया, जिसका नाम पड़ा गांधीवादी दर्शन। कौन कौन? महात्मा गांधी, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण। तीनों का नाम हो सके तो याद रखिएगा। आगे है, गांधी ने हिंदी स्वराज में अपने विचारों का व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण किया। बाकी स्थानों पर उनका लेखन कुछ बिखरा हुआ सा है। उनके विचारों पर ईसा मसीह, ज्ञान दर्शन तथा जॉन रस्किन आदि का पर्याप्त प्रभाव है। गांधी जी के विचार पर किसका किसका प्रभाव है? ईसा मसीह, ज्ञान दर्शन और जॉन रस्किन का, तीनों का नाम याद रखना है। जॉन रस्किन, ज्ञान दर्शन और ईसा मसीह, ये दोनों तो जय से ही है, जैसे ज्ञान दर्शन और जॉन रस्किन, ठीक है। और ईसा मसीह अलग से याद रखना है आपको। प्रभावित है और उसे उन्होंने खुलकर स्वीकार भी किया है। गांधीवादी विचारधारा की प्रमुख विशेषता है कि पश्चिमी विचारधाराओं का विरोध। गांधी जी ने कभी भी पश्चिमी विचारधारा अर्थात विदेशी विचारधाराओं का उन्होंने समर्थन नहीं किया है। हमेशा उन्होंने पश्चिमी विचारधाराओं का विरोध किया है, खुलकर विरोध किया है। हमेशा उन्होंने लोगों को स्वदेशी होने का क्या दिया है? आश्वासन दिया है, स्वदेशी बनने के उपदेश दिए हैं। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता तथा पश्चिमी विचारधाराओं को प्रायः अस्वीकार करते हैं। उनके समय में सोवियत संघ में समाजवादी प्रणाली चल रही थी, किंतु उन्होंने उसे इसलिए खारिज कर दिया था कि यह एक तो वायलेंस, हिंसा पर आधारित है, और दूसरा तानाशाही के कारण उसने राज्यों को इतनी शक्ति प्रदान कर दी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई। समाजवादी प्रणाली क्या है? समाजवादी प्रणाली में व्यक्ति की जो शक्ति है, स्वतंत्रता है, उससे बढ़कर क्या है? समाज है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति के पास अत्यधिक संपत्ति है तो उसकी मर्जी के खिलाफ वह संपत्ति क्या हो सकता है? राज्य ले सकता है। और शक्ति ज्यादा किसके पास है? राज्य के पास है, व्यक्ति के पास नहीं है। तो इस प्रकार से है तानाशाही प्रणाली मानी जाती है, और यह एक तानाशाही प्रणाली भी है। संपत्ति पर
किसी भी व्यक्ति का निजी अधिकार नहीं है। निजी अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है समाजवादी प्रणाली में, तो जिसका इन्होंने गांधी जी ने खुलकर विरोध किया है। उन्होंने अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में प्रचलित पूंजीवादी व्यवस्था को भी अनुचित बताया, क्योंकि वह मनुष्य की आवश्यकता को कम करने की बजाय उन्हें ज्यादा से ज्यादा बढ़ाती है, जिससे समाज में अशांति फैलती है और प्रकृति का शोषण होता है। कौन सी व्यवस्था? पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है? व्यक्ति अधिक से अधिक धन अपने पास अर्जित करता है भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए। तो यहाँ जो व्यवस्था है एक प्रकार का लालच है, और इसमें क्या होता है? प्रकृति का शोषण होता है, ऊंच नीच भेदभाव बढ़ता है। तो इसलिए इसका गांधी जी ने विरोध किया है। उनका स्पष्ट मानना था कि हमें प्रकृति का उतना ही दोहन करना चाहिए जिससे हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो जाए, उससे अधिक नहीं। यह किसका विचार है? महात्मा गांधी जी का विचार है कि हमें प्रकृति का उतना ही दोहन करना चाहिए जिससे हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो जाए, उससे अधिक नहीं। उनका प्रसिद्ध कथन है कि प्रकृति सभी मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, मगर लालच को नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब जरूर लिख ले आप लोग। आगे हैं, वे औद्योगिक प्रणाली इंडस्ट्रियल सिस्टम का भी समर्थन नहीं करते थे, क्योंकि भारत जैसे देश में उससे बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलता है तथा वह केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। ठीक है, तो औद्योगिक प्रणाली इंडस्ट्रियल सिस्टम का भी उन्होंने क्या किया? समर्थन नहीं किया। इससे क्या होगा? मशीनीकरण का उन्होंने समर्थन इसलिए ज्यादा नहीं किया, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी समाज में, है ना। तो बेरोजगारी बढ़ने से क्या है? भुखमरी बढ़ेगी, असमानता बढ़ेगा। इंडस्ट्रियल सिस्टम और प्रौद्योगिकरण बढ़ने से उद्योगपति क्या होंगे? बड़े होते जाएंगे धीरे धीरे, और वो फिर निचले तबके का शोषण करेंगे। तो इन सारी चीजों के कारण उन्होंने औद्योगिक प्रणाली का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने तकनीकों को ज्यादा महत्व दिए जाने का विरोध किया है, अर्थात तकनीकों को उन्होंने महत्व दिया है बहुत कम। हालांकि अपने अंतिम समय वे तकनीकी के उतने विरोधी नहीं रहे। वे मानने लगे थे कि जो तकनीकें बेरोजगारी को नहीं बढ़ाती है उन्हें स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है। तो आगे देखते हैं अब राजनीतिक विचार। तो हम इतने समय तक गांधीवादी विचार को, दर्शन को पढ़ रहे थे। अब राजनीतिक विचार किस प्रकार का था महात्मा गांधी जी का, वो देखेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था के स्तर पर महात्मा गांधी सोवियत संघ की तानाशाही के भी विरोधी थे और जर्मन व इटली में भी नाजीवाद, फांसीवाद के नाम पर चल रहे अधिनायकवादी तानाशाही मूलक शासन तंत्र के खिलाफ थे, क्योंकि सभी व्यवस्थाएं व्यक्ति की स्वतंत्रता को चोट पहुंचाती है। महात्मा गांधी ने सबसे ज्यादा व्यक्ति की स्वतंत्रता, मूल अधिकारों का समर्थन किया है, समानता की बात की है। लेकिन यहाँ जो तानाशाही विचारधारा आया था जर्मन, इटली की नाजीवादी, फांसीवादी, इसमें तानाशाही है, अधिनायकवादिता है, इसलिए उन्होंने इन सभी विचारधाराओं का क्या किया? विरोध किया। इंग्लैंड और अमेरिका में प्रचलित उदार लोकतंत्र भी उन्होंने अस्वीकारा था, क्योंकि उसमें 91% लोगों के समर्थन के आधार पर 49% की आवाज को दबने की संभावना बनी रहती है। लिबरल डेमोक्रेसी, इसमें उदार लोकतंत्र, इसमें क्या होता है? वोटिंग सिस्टम जैसा है कि बहुमत जिधर है उनकी बातें मानी जाएगी। यहाँ कहाँ पे है? विचारधारा इंग्लैंड और अमेरिका में प्रचलित है। लेकिन गांधी जी ने इस विचारधारा को इसलिए खारिज किया है क्योंकि इसमें बहुमत की, जो बहुमत है उनकी बातों को माना जाएगा, जो बहुमत नहीं है, अल्पमत है, उनकी बात को नहीं माना जाएगा, मगर उनकी जो समस्या है, जो जरूरत है वो पूरी नहीं होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि बहुमत जो नहीं है, अल्पसंख्यक है, उनकी आवाज को दबने की संभावना है, इसलिए वो इसे समर्थन नहीं किए। आगे है, गांधी जी ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति की भी चिंता की जाए। ठीक, गांधी जी कैसी व्यवस्था चाहते थे?
कि जिसमें समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति की भी चिंता की जाए, उसे सिर्फ इसलिए ना छोड़ दिया जाए कि वह बहुमत में नहीं है। उदार लोकतंत्र के प्रति उनके विरोध की दूसरी वजह यह भी थी कि इसमें सभी दल सिर्फ अपने हितों को महत्व देते हुए सौदेबाजी करते हैं। इस बात से उन्हें सरोकार नहीं रहता कि पूरे समाज के लिए क्या उचित है। उदारवादी लोकतंत्र में गांधी जी कहते हैं कि इसमें जो है लोग है अपनी जरूरत को पूरा करते हैं, पूरे समाज के लोगों की जरूरतें क्या है, समस्याएं क्या है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश संसद को व्यंग्य की भाषा में मछली बाजार भी कहा है। तो यहाँ बात आपको याद रखना है कि ब्रिटिश संसद को मछली बाजार किसने कहा है, तो महात्मा गांधी जी ने कहा है। महात्मा गांधी ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहते थे जिसमें राज्य की शक्ति कम से कम हो। देखिए महात्मा गांधी कैसी व्यवस्था चाहते थे, ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें राज्य की शक्ति कम से कम हो। ठीक है, वे जानते थे कि हर व्यक्ति का स्वधर्म अलग होता है, स्वधर्म अपना धर्म, और उसे आत्मिक उन्नति के लिए स्वतंत्रता की जरूरत है। जब राज्य की शक्तियां बढ़ती है तो राज्य ऐसे नियम थोपने का प्रयास करता है जिससे सभी व्यक्तियों को कुछ यांत्रिक नियमों के अनुसार एक जैसा या समरूप होमोजेनियस जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ऐसे उन्हें अपने स्वधर्म के अनुरूप जीवन जीने का अवसर नहीं मिल पाता। तो गांधी जी चाहते हैं कि जो सभी अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म को अपने धर्म के अनुसार रहे। जो राज्य है जब उसकी शक्ति बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वो अपने नियम सब पे थोपने लगेगा, जिससे क्या होगा, सब लोग विवश हो जाएंगे, उस नियम को मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको अपने धर्म के अनुसार जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। उनकी दृष्टि में सबसे बेहतर अवस्था वह होगी जब राज्य या राजनीतिक ढांचे की जरूरत खत्म हो जाएगी। गांधी जी ऐसा भविष्य में कल्पना करते थे कि भविष्य में ऐसा समय आएगा कि जब राजनीति व राज्य की जो है जरूरत खत्म हो जाएगी, सभी लोग आपसी समझदारी से ही काम चला लेंगे। इस विचारधारा को अराजकतावाद कहा जाता है और इस बिंदु पर महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स परस्पर सहमत है। मगर आज की परिस्थिति को देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ऐसा समय कभी आगे भविष्य में आएगा कि जब राज्य और राजनीति की जरूरत खत्म हो जाएगी, लोग अपनी आपसी समझदारी से ही काम लेंगे। महात्मा गांधी जानते थे कि राज्य का निषेध करना बहुत आसान या व्यवहारिक नहीं है, इसलिए व्यवहारिक तौर पर उन्होंने ऐसे राज्य की वकालत की जो कम से कम शासन करता हो। उनके यहाँ विचार अमेरिका चिंतक हेनरी डेविड थोरो से प्रभावित है। तो गांधी जी का यह जो विचार है कि राज्य के पास कम से कम शक्ति होना चाहिए, जिससे क्या हो, वह लोगों पर अपना विचार ना थोप सके। यह विचारधारा उन्होंने कहाँ से लिया या किससे प्रभावित है उनकी यह विचार, तो हेनरी डेविड थोरो से प्रभावित है, अमेरिका के चिंतक हेनरी डेविड थोरो। आगे हम देखेंगे आर्थिक विचार। तो गांधी जी के आर्थिक विचार किस प्रकार है। आर्थिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में गांधी जी के विचार अपने समय के अधिकांश विचारकों से अलग थे। ये विचार भारतीय आध्यात्मिक परंपरा, इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन और समाजवादी मूल्यों के समन्वय से बने हैं। उदाहरण के लिए वे मानते थे कि व्यक्ति को तब तक भोजन करने का अधिकार नहीं मिलता जब तक वह पर्याप्त श्रम ना करे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए, कुटीर उद्योग करना चाहिए। इस पर उन्होंने बहुत जोर दिया। उस समय में उन्होंने सबको यही संदेश दिया कि जब तक आपको बहुत अधिक भूख ना लगे या आपने जितना भोजन किया उसका डबल काम ना कर ले, परिश्रम ना कर ले, तब तक भोजन ना करे। तो इसी बात को यहाँ पे बताया गया कि भोजन करने का अधिकार मिलता है जब वह पर्याप्त श्रम कर ले। वे औद्योगिक उत्पादन प्रणाली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सिस्टम के स्थान पर ग्रामीण स्वावलंबी अर्थव्यवस्था को उचित मानते थे। उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी औद्योगिक संस्थाओं का विरोध किया और कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, लोगों को स्वावलंबी बनाने का प्रयत्न किया। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना श्रम करेंगे और ग्रामीण
समाज कुल उत्पादन में से अपनी जरूरतों के अनुसार संसाधन रिसोर्सेस उसे देगा तथा प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता बहुत कम होगी। देखिए, कुटीर उद्योग भी लोग करेंगे समूह में, गांव में, लेकिन उसमें लोग उतना ही जरूरत का सामान लेंगे जितना उन्हें जरूरत हो, उतना ही पैसा लेंगे, बाकी नहीं लेंगे। बाकी देश के विकास में प्रयोग किया जाएगा, ऐसा उनका विचार था। गांधी जी ने मार्क्सवादी की तरह निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध नहीं किया और ना ही उत्पादन के साधनों पर राज्य के स्वामी की वकालत की, क्योंकि इस प्रक्रिया में न सिर्फ अत्यधिक हिंसा शामिल होती बल्कि राज्य की शक्तियां भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। उनका विश्वास हृदय परिवर्तन के सिद्धांत में था और उसी के अनुरूप उन्होंने न्यासीता, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो गांधी जी ने क्या किया? हृदय परिवर्तन के सिद्धांत का समर्थन किया, अर्थात जब व्यक्ति के पास जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति आ जाए तो व्यक्ति अपनी ही इच्छा से उसे समाज के लोगों में बांट दे, ऐसा उनका मानना था। इस सिद्धांत के मुताबिक पूंजीपतियों को अपनी संपत्ति से वंचित तो नहीं किया जाएगा, किंतु पूंजीपतियों का अपना दायित्व बनता है कि वे खुद को अपनी संपदा का मालिक नहीं, सिर्फ न्यासीता, ट्रस्टी समझे और अपनी जरूरत भर का उपभोग कर लेने के बाद शेष सारा धन समाज के वंचित वर्गों के कल्याण में लगाए। ऐसा महात्मा गांधी जी एक ऐसा विचार रखते हैं, एक सपना देखते हैं कि समाज में ऐसी स्थिति हो, लोगों के विचार ऐसे हो, लोगों का हृदय परिवर्तन हो और लोग ऐसे फैसले ले। उन्होंने किसी प्रकार का राज्य या किसी प्रकार राज्य के द्वारा या किसी प्रकार का नियम लोगों पे नहीं थोपा कि पूंजीपति अपने जो पूंजी है, धन संपदा है, उनके अधिकारी नहीं है। उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी हम नियम नहीं बनाएंगे, लेकिन लोगों का हृदय परिवर्तन होना चाहिए और पूंजीपति अपनी जरूरत के हिसाब से अपना धन प्रयोग करे और जितना धन अधिक हो वह क्या करे, जो एक्स्ट्रा बचता है वो समाज के गरीब तबकों में बांट दे। अब सामाजिक विचारधारा। महात्मा गांधी जी की सामाजिक विचारधारा इस प्रकार है कि गांधी जी के समाज संबंधी विचार भी भारतीय राजनीति में काफी चर्चित रहे। वे धर्म को अत्यधिक महत्व देते थे और धर्मनिरपेक्षता के विचार से ही असहमत थे। धर्मनिरपेक्षता के विचार से असहमत क्यों थे? क्योंकि सभी धर्म को वो एक समान ट्रीट नहीं करना चाहते थे कि सभी धर्म के मानने वाले एक जैसे नियम माने, नहीं। उन्होंने कहा कि सबको अपने अपने धर्म को अपने हिसाब से धार्मिक जीवन जीने का अधिकार है। स्वधर्मी जो जिसका धर्म है वो अपने धर्म के हिसाब से जीवन जिए। ऐसा ना हो कि राज्य के द्वारा कोई नियम थोपा जाए, उसी के आधार पर लोग जीवन जिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबको अपने धर्म के हिसाब से जीवन जीना चाहिए, रहना चाहिए, अपने धर्म को मानने का सबको अधिकार है। इसलिए धर्म निरपेक्षता के विचार से असहमत थे। उनका मानना था कि धर्म तो संपूर्ण नैतिकता का आधार है, यदि हम उसमें निरपेक्ष हो जाए तो नैतिकता कैसे बचेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि धर्म विहीन राजनीति तथा धर्म विहीन अर्थव्यवस्था मृतक देह के समान है। तो यहाँ भी इम्पोर्टेंट कोटेशन है कि उन्होंने क्या कहा, धर्म विहीन राजनीति और धर्म विहीन अर्थव्यवस्था मृतक देह के समान है, जिन्हें जला दिया जाना चाहिए। वे मानते हैं कि भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता नहीं, सर्वधर्म समभाव की जरूरत है, क्योंकि हमारी समस्या धर्म नहीं सांप्रदायिकता है। सर्वधर्म समभाव बहुत बड़ी बात है कि सभी धर्म को अपना स्थान दिया जाए, सभी धर्म को क्या किया जाए, उसका सम्मान किया जाए, सभी धर्म का अपना क्या हो, स्थान हो, सभी धर्म को समान रूप से ट्रीट किया जाए। ये नहीं कि जो हिंदू है उसे ज्यादा अधिकार मिलेंगे, जो मुस्लिम है, जो सिख है, जो ईसाई है, जो क्रिश्चियन है वो कम नहीं। सबको अपने धर्म को मानने का अधिकार मिले और सभी का धर्म बराबर सम्मान मिले, सभी के धर्म को। तो हमें क्या है, सांप्रदायिकता से बचना चाहिए, ना कि धर्म से। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, ठीक, वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, अर्थात जाति प्रथा। वे उसे प्राकृतिक नेचुरल मानते। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन की एक आदर्श प्रणाली है। यहाँ पर
महात्मा गांधी जी की विचारधारा और भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा भिन्न हो जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मानते हैं कि अंबेडकर के मन में उनके इस विचार के खिलाफ, महात्मा गांधी जी के इस विचार के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था वाले विचार के खिलाफ, ठीक है, तो अंबेडकर के मन में उनके इस विचार के प्रति जबरदस्त विरोध था। ध्यातव्य है कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक होकर भी अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभाव के विरोधी थे। अस्पृश्यता अर्थात जो छुआछूत की विचारधारा रही समाज में, ऊंची जाति नीची जाति के बीच में, कि ऊंची जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति है, नीची जाति के लोगों को नहीं है। ऊंची जाति के लोगों के घर में नीची जाति के लोगों के प्रवेश निषेध है। उन्हें जो नल लगे होते हैं उसको छूने निषेध है होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रथाएं थी, ऊंच नीच की, छुआछूत की भावना, जिसका वो गांधी जी विरोध करते थे। अस्पृश्यता की भावना का विरोध करते थे। जातिगत जो भेदभाव हो रहा था समाज में उसका विरोध करते थे। मगर वो ये बात भी मानते थे कि वर्ण व्यवस्था होना चाहिए मगर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये इस प्रकार की विचारधारा महात्मा गांधी की थी। वे विभिन्न जातियों के सामूहिक भोजों तथा अंतरजातीय विवाहों का समर्थन करते थे। कौन? गांधी जी। लेकिन यहाँ पे जाति प्रथा का जबरदस्त विरोध किसने किया? भीमराव अंबेडकर जी ने किया। ये स्वयं नीची जाति से आते थे और उन्होंने बचपन से बहुत सारे यातनाएं झेले, बहुत सारे ऐसे दृश्य देखे कि किस प्रकार से नीची जाति के लोगों के साथ छुआछूत भेदभाव की भावना की जा रही है। तो इसलिए वो वर्ण व्यवस्था की जो व्यवस्था है समाज में उसका उन्होंने विरोध किया। उनसे अगर पूछा जाता कि अब देश हित के पक्ष में है, देश की स्वतंत्रता के पक्ष में है या फिर छुआछूत वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमेशा जवाब दिया कि मैं देश की छुआछूत और वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना चाहता हूँ। इस क्लास के बाद अगला जो क्लास आएगा उसमें हम भीमराव अंबेडकर जी के विषय में ही पढ़ने वाले हैं। गांधी जी परिवार व्यवस्था के समर्थक थे। शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन उनके विचारों का सार तत्व थी। उनका मानना था कि बच्चों को कोरी सैद्धांतिक शिक्षा देने के स्थान पर उनमें उचित मूल्यों तथा दक्षताओं अर्थात अलग अलग प्रकार के स्किल्स डेवलप किए जाए बच्चों में, ठीक है। विकास का बल दिया जाना चाहिए। शिक्षा राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज में ही होना चाहिए, विदेशी भाषा में नहीं। तो शिक्षा किस भाषा में होना चाहिए? देशी भाषा में होना चाहिए, राष्ट्रभाषा में होना चाहिए, न कि विदेशी भाषा में होना चाहिए। इस बात का समर्थन किया महात्मा गांधी जी ने। तो इस प्रकार से हमने महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ चीजें जाना, हमने समझा। इससे भी अधिक अगर आप जानना चाहते हैं, वैसे इससे ज्यादा तो आपके सिलेबस में दिया नहीं है, फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लोग गूगल कर ले, गूगल से थोड़ा देख ले और नोट बना ले। मेरे हिसाब से तो इतना इनफ है आप लोगों के लिए। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। अगले जो सेशन आएगा, अगला जो क्लास आएगा, उसमें हम भीमराव अंबेडकर जी के विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।